अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने इसके बारे में बहुत सारा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो वो सारी बातें। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये भी कहा था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया था और आपको अल्लाह करे कि आपको वो सारी बातें याद हो, ठीक है। अब हम इसी का हेल्प लेते हुए यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हुए उनके प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए गौर से, मैंने आपको कहा था कि मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ ये एक बंदा इस तरह खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, एक बंदा। अब मैंने आपको कहा था कि इस बंदे का जो सारा जिस्म है वो कितने सेल्स से बना है। अगर ये मैं हूं तो मैं एक इंसान हूं और मेरी बॉडी में 70 से लेकर 100 ट्रिलियन तक सेल्स हैं। ट्रिलियन सेल्स, ये इतना काउंट देखो ना, तो भाई मल्टी सेलुलर हुआ कि नहीं। मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया। अब मल्टी मीन्स मेनी, तो यहां पर हमने डिफिनेशन क्या लिखा है, यूनिसेलुलर में जानदार के जो सारे फंक्शंस है वो एक सेल परफॉर्म करता है। अब मल्टी में देखो, मल्टी में हम ये नहीं कह सकते, मल्टी में हम ये कहते हैं कि द फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल्स। समझ गए? तो यहां पर हम लिखते हैं अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, a living organism perform its functions, हाँ क्या, using multiple cells, मल्टीपल सेल्स। तो इसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है। दूसरी बात यहां पर हमने लिखा है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, तो यहां पर हम कहते हैं these organisms या these organizations are made up of, yeah, organism in multicellular organization, organism is made up of millions of cells, millions of cells। ये बात क्लियर है, वहां से मैंने आपको समझाया है। अब बात रट्टा लगाने की नहीं है, बात समझने की है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए हमने कहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल सेल जानदार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यहां पर हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्ड होते हैं, मल्टी सेल्ड। और इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। सिंपल है, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत आसान है, ठीक है। यहां पर देखिए दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, लेकिन हम तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं? नहीं, मेरे बच्चे अगर पैदा होंगे तो किस चीज से होंगे, मेल और फीमेल दोनों से होंगे। समझ रहे हो ना, इस तरह। तो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर करूं, आजकल कुछ ऐसे प्रोसेसेस आए हैं कि हमारे बॉडीज में भी या प्लांट्स के बॉडीज में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है दोस्तों। आर्टिफिशियल की बात हम यहां पर नहीं करते, हम करते हैं नेचुरल की। लेकिन यहां मैं इस बात को लिखना पसंद करूंगा कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, वो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मल्टी सेलुलर जानदार। मैंने आपको कहा कि अगर हम नेचुरली बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे सेक्सुअली पैदा करते हैं। समझ गए ना? अगर हम अपने इंसान जानवरों की बात करें तो जानवरों में भी मेल और फीमेल होते हैं ना, और मेल के अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं ना, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर करते हैं। समझ गए? इस तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमने लिखा है कि दे आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कुछ मल्टीसेलुलर जानदार, सॉरी यूनिसेलुलर जानदार यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है बहुत डिटेल के साथ। तो हम कहते हैं कि जितने मल्टीसेलुलर जानदार है दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। लेकिन दोस्तों
कुछ हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स भी है जो प्रोकैरियोटिक है। फॉर एग्जांपल हमारे आरबीसीज को अगर आप देखें तो मैच्योर आरबीसी में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर कहते हैं कि दे आर यूकैरियोटिक। ये जानदार क्या होते हैं दोस्तों, तो ये जानदार यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है, नेक्स्ट ये है, इसी से मदद लेते हैं कि यूनिसेलुलर जानदार पिनोसाइटोसिस और पेगोसाइटोसिस के थ्रू अपनी खुराक ले लेते हैं। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। लेकिन हम या मल्टीसेलुलर जानदार पेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के थ्रू अपनी खुराक नहीं लेते, हम ऑर्गेनाइज तरीके से खुराक खाते हैं ना। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर न्यूट्रिशन, खुराक के लिए दे हैव प्रॉपर न्यूट्रिटिव सिस्टम्स। इनमें खुराक खाने के लिए, खुराक लेने के लिए प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं। अब अगर आप हमारी बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जाइलम, फ्लोएम और ये क्लोरोफिल वगैरह ये सारी चीजें, तो उनमें एक क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूट्रिटिव सिस्टम होता है इनके बारे में, मल्टीसेलुलर जानदारों में। नेक्स्ट, अगर इनकी बात करें तो इनको एनर्जी कम दरकार होती है। क्यों? क्योंकि इनका जिस्म छोटा सा होता है। अगर हमारी बात करें तो दे रिक्वायर मोर एनर्जी। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जानदारों को दे रिक्वायर मोर एनर्जी। समझ रहे हो? आप दिन में कितना टाइम खाना खाते हो, कितना पानी पीते हो, समझ गए? अगर थोड़ी सी भी एनर्जी आपकी बॉडी पर कम हो जाए तो फिर आपको भूख लगना शुरू होती है ना, फिर आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आपका बदन बड़ा है, आपका बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है, आपका बदन ज्यादा इस्तेमाल होता है, मसल ज्यादा यूज होते हैं, आप घूमते फिरते ज्यादा हो। समझ रहे हैं? इस तरह ये सारी बात। नेक्स्ट, दियर होल बॉडी, मैंने लिखा है यूनिसेलुलर जानदारों का बदन एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, इन कांटेक्ट होता है। अगर हम यहां की बात करें तो हमारा बदन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है एनवायरनमेंट के हैजर्ड से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां वेल प्रोटेक्टेड बॉडी। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी इज वेल प्रोटेक्टेड। इनका बदन ओपन नहीं होता, इनका बदन डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, इनके साइजेस क्या होते हैं, स्मॉल। दे हैव लार्ज साइजेस। अब अपनी बात करो, आपका जिस्म कितना बड़ा है, बैक्टीरिया के साथ अपने आप को कंपेयर करो तो आपका जिस्म तो बड़ा है ना। अगर साइज ज्यादा है तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा ना। देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनिजम्स हैव लार्ज साइजेस एंड लार्ज सरफेस एरिया। इस तरह ये प्रॉपर्टीज आपने लिखने हैं। अगर आपने बोर्ड में पेपर टॉप करना है तो ये प्रॉपर्टीज आपने लिखने हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी मूवमेंट करते हैं, ये भी मूवमेंट एंड लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, इनमें कुछ जानदार ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप्स। यहां पर भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ऑटोट्रॉप से अपने लिए एनर्जी खुद बना सकते हैं। अगर अपनी बात करें हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम ऑटोट्रॉप्स नहीं है। तो दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। समझ गए दोस्तों? ये सारी बातें उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ये बातें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने इन बातों के बारे में पिछले लेक्चर में बात की है, समझाया है मैंने। समझ गए? नेक्स्ट, इनके बॉडी के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स कौन? मल्टीसेलुलर जानदारों में। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि इंसान के बॉडी में 13 सिस्टम्स काम कर रहे हैं। प्लांट को अगर आप देखें और एनिमल्स को अगर आप देखें तो उनके बॉडी में वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स होते हैं। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स है ना। तो इनमें
क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स इनमें होते हैं। और अगर लास्ट में हम बात करें मल्टीसेलुलर जानदारों के एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो प्लांट्स प्लस एनिमल्स है, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, बस सिंपल अल्फाज में आपने बताना है कि ये सारे सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं। समझ गए दोस्तों? तो ये था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये इनके प्रॉपर्टीज, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वहां पर मिलते हैं।